हेलो दोस्तों, और सब कैसे हो? मस्त। चलिए, जैसा कि हमने लाइट का टॉपिक लिया है। लाइट के पहले टॉपिक में हमने क्या बताया था? प्रकाश क्या है और प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, और उस पर हमने क्या किया था? क्वेश्चन किया था। उसके आगे आज हम पार्ट नंबर 2 है किसका? लाइट का। इसमें क्या जानेंगे? दर्पण यानी मिरर। दर्पण क्या होता है, कितने टाइप का होता है, तो आइए देखते हैं दर्पण के बारे में क्या जानेंगे। चलिए, पहली बात की दर्पण। दर्पण किसे कहते हैं? आप पहले लिख लीजिए दर्पण के बारे में, उसके बाद बता रहे हैं। आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। यदि किसी पारदर्शी कांच के, कोई पारदर्शी कांच है, पारदर्शी कांच का मतलब जिसका आर पार देखा जा सके। यदि किसी पारदर्शी कांच के किसी एक सतह पर कलई किसी के द्वारा यानी चांदी के द्वारा, या कह दीजिए किसके द्वारा, किसी के भी द्वारा कलई कर दिया जाए या पॉलिश कर दिया जाए, तो इसकी दूसरी सतह क्या होती है? अत्यंत चमकदार हो जाती है। ऐसी सतहों को क्या बोलेंगे? दर्पण कहेंगे। ठीक, चलिए, अगर कोई पारदर्शी कांच है, उसके एक सतह पर कलई कर दीजिए तो दूसरी सतह चमकदार हो जाएगी, और उसे क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। ठीक, जैसा कि आप घरों में यूज करते हैं, कौन सा दर्पण होता है? समतल दर्पण। जो घरों में शीशा यूज करते हो ना, कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है, क्योंकि उसके एक सतह पर पॉलिश किया होता है कि नहीं? एक सतह पर पॉलिश किया होता है और दूसरी सतह बिना पॉलिश के होती है, जिधर से हम क्या देखते हैं? अपना फेस देखते हैं, यानी चेहरा देखते हैं ना। ऐसा तो नहीं कि जिधर से पॉलिश किया उधर से चेहरा देखते हैं, नहीं, जिधर से नहीं किया हुआ होता है। चलिए, तो दर्पण के बारे में आपने लिख लिया। अब देखेंगे दर्पण के प्रकार। दर्पण पहले 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक होगा समतल दर्पण। कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। और दूसरा गोली दर्पण। और गोली दर्पण भी 2 टाइप का। कौन कौन सा? एक होगा अवतल दर्पण, और दूसरा क्या होगा? उत्तल दर्पण। समतल दर्पण को क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर। और गोली दर्पण को क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर। और अवतल दर्पण को क्या बोलेंगे? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। और उत्तल दर्पण को कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, इस तरह दर्पण 3 प्रकार का है: समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। दर्पण को जब क्लासिफाइड करोगे, वर्गीकृत करोगे, कितने भाग में? 2 भाग में। एक समतल दर्पण, एक गोली दर्पण, यानी प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। और गोली दर्पण भी 2 टाइप का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। चलिए, तो दर्पण अब जान के इसका क्लासिफिकेशन यानी कितने टाइप का है। ठीक, तो हम पहले कौन सा दर्पण पढ़ेंगे? इसमें से एक समतल दर्पण पढ़ेंगे, उसके बाद अवतल पढ़ेंगे, उसके बाद उत्तल। तो अभी देखते हैं समतल दर्पण के बारे में। यानी आपका हेडिंग में आएंगे प्लेन मिरर। क्या होगा? समतल दर्पण। समतल दर्पण किसे कहेंगे? दर्पण का मतलब है एक सतह पर पॉलिश कर देंगे, दूसरी सतह क्या हो जाएगी? चमकदार। मगर इसमें समतल दर्पण में दर्पण कैसा होगा? समतल होगा, यानी प्लेन। यदि कहें हम, इसमें लिख लीजिए, क्या लिखेंगे? यदि किसी समतल पारदर्शी कांच की प्लेट को किसी एक सतह पर चांदी द्वारा कलई कर दे तो इसकी दूसरी सतह परावर्तक हो जाती है। इस प्रकार की दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। यदि किसी समतल पारदर्शी कांच की प्लेट को किसी एक सतह पर चांदी द्वारा कलई कर दे तो इसकी दूसरी सतह परावर्तक हो जाती है। इस प्रकार के दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। ठीक, जरूरी नहीं कि चांदी द्वारा, आप किसी के द्वारा भी पॉलिश कर सकते हैं। जो घरों में यूज करते हैं शीशा, वो कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। ठीक, चलिए, तो जानते हैं हम, जैसे कह दें, मान लीजिए ये क्या है? ये दर्पण है समतल। मान लीजिए समतल दर्पण है, इस पर इधर क्या हुआ है? पॉलिश किया हुआ है। पॉलिश है या कलई युक्त सतह है। और यह क्या है? परावर्तक सतह है। जिधर पॉलिश किया नहीं होता परावर्तक सतह होगा। ठीक, एक तरफ पॉलिश करेंगे, दूसरा सतह क्या हो जाएगा? परावर्तक हो जाएगा। चलिए, इसके बाद क्या करेंगे? समतल दर्पण के गुण देखेंगे। क्या? समतल दर्पण के गुण, यानी समतल दर्पण के कौन कौन से गुण होते हैं,
ठीक, उससे पहले हम क्या देखेंगे, जानेंगे, उसके पहले जानेंगे इमेज। इमेज यानी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब किसे कहेंगे? जहाँ, पहले लिख लीजिएगा, इमेज यानी प्रतिबिंब किसे कहेंगे? जहाँ दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें मिले। भाई परावर्तित किरण होगी, आप कोई किरण आएगी टकरा कर क्या होगी? परावर्तित होगी। तो एक किरण आएगी तो एक परावर्तित, दो आएगी तो दो, तो कह रहे हैं दो परावर्तित किरण मिले या दो से अधिक, तो उसे क्या कहेंगे? इमेज यानी प्रतिबिंब कहेंगे। जहाँ दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें मिलती हैं उसे इमेज यानी प्रतिबिंब कहते हैं। यह किरणें दो तरह से मिलती है। एक कैसे मिलेगी? सही में मिलेगी, सही में यानी वास्तव में मिलेगी। ठीक, एक किरणें सही में मिलेगी, उसे कौन सा प्रतिबिंब कहेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा? अगर सही में मिल रही है तो कौन सा प्रतिबिंब होगा? वास्तविक प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यानी क्या बोलेंगे? रियल इमेज। रियल इमेज। अगर किरण जो है मिलती हुई प्रतीत हो रही है, यानी वास्तव में मिल नहीं रही है मगर प्रतीत हो रही है, तो उसे कौन सा किरण बोलेंगे? सॉरी, कौन सा प्रतिबिंब बोलेंगे? आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक, अगर सही में मिल रही तो वास्तविक, अगर प्रतीत हो रही तो आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। ठीक, तो जहाँ दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें मिले उसे क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बोलेंगे। अगर सही में मिल रही तो वास्तविक प्रतिबिंब, अगर प्रतीत हो रही तो आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं समतल दर्पण के गुण। पहला गुण क्या होगा कि समतल दर्पण से, आप लिख लीजिए इसमें, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी कैसा होता है? आभासी। आभासी का मतलब क्या होता है? काल्पनिक। आभासी और सीधा तथा आकार में वस्तु के बराबर होता है। तथा आकार में क्या होगा? वस्तु के बराबर होता है और बराबर दूरी पर बनता है। ठीक, तो समतल दर्पण के गुण में नंबर 1 क्या है? समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा, आकार में वस्तु के बराबर और बराबर दूरी पर बनता है। आप दो बातें याद रखेंगे। अगर कोई प्रतिबिंब कैसा हो रहा है? आभासी बन रहा है। आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जहाँ पर दो या दो से अधिक परावर्तित किरणें मिले मगर वह मिलती हुई प्रतीत हो, तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। और आभासी प्रतिबिंब जहाँ भी बनेगा कैसा होगा? सीधा बनेगा। यह हमेशा सीधा बनेगा। अगर कोई प्रतिबिंब आभासी है तो कैसा होगा? सीधा। अगर कोई प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है तो हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा। तो आप जहाँ भी देखेंगे कोई प्रतिबिंब आभासी है तो उसके आगे कैसा बनेगा? सीधा। अगर कोई प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है तो कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। चलिए देखते हैं आगे। अब हमने लिखा है आभासी प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी या काल्पनिक भी इसको बोलते हैं, सीधा तथा आकार में वस्तु के बराबर होता है। तो अब इसको हम क्या करेंगे? सिद्ध करके दिखाएंगे कैसे होता है। ठीक, चलिए देखते हैं। मान लीजिए क्या है, कोई समतल दर्पण है। ठीक, एक सतह क्या है? पालिश की हुई। अगर मान लिया हमने कोई वस्तु ले लिया, क्या? ए और बी। यहाँ से कोई प्रकाश की किरण हमने दर्पण पर गिराया और ये कैसे जा रही है? अभिलंबवत जा रही है ना, सीधा जा रही है। ये वर्टिकल है, क्षैतिज लाइन। सीधा जा रहे हैं तो कितने, जब जानते हैं जब कोई प्रकाश की किरण वस्तु की सतह पर अभिलंबवत गिरती है तो उसी पथ पर वापस लौट जाती है, यानी इसी पथ पर क्या हुई? वापस लौट गई। और दूसरी प्रकाश की किरण कहाँ से हमने लिया? बी से, और इस दर्पण पर कैसे गिराया? अभिलंबवत। देखो वर्टिकल है, क्षैतिज है, कितने डिग्री का कोण? 90। इसका मतलब अभिलंबवत है। अगर कोई प्रकाश की किरण किसी सतह पर या दर्पण पे अभिलंबवत गिरेगी तो उसी पथ पर क्या होगी? वापस लौट जाएगी, यानी यही आपतित किरण, यही परावर्तित किरण। ठीक, अब क्या करेंगे? हमने एक किरण कहाँ से गुजारा है? दर्पण पर अभिलंबवत। एक किरण यहाँ से गुजार रहे हैं ऐसे, तो क्या होगी? ये प्रकाश की किरण ए से गई, दर्पण पे यहाँ से टकरा क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी, आ गई ऐसे। ठीक, एक किरण हमने फिर बी से दूसरे ढंग से, दूसरे तरीके से गुजारा,
यहाँ पर आई दर्पण पे, क्या हुई, यहाँ से परावर्तित हो कैसे निकल गई, ऐसे। ठीक, तो आप देख रहे हैं एक परावर्तित किरण इधर की तरफ जा रही है और एक परावर्तित किरण इधर की तरफ जा रही है। तो ये दोनों परावर्तित किरण कभी मिलेंगी नहीं, इधर से मिलेंगी नहीं, एक इधर जाएगा और एक परावर्तित किरण, दो नहीं मिलेंगी, इस तरह इधर इमेज बनेगा नहीं। अगर इधर एक परावर्तित किरण जाएगी और एक परावर्तित किरण इधर है, दोनों मिलेंगी, एक ऐसे जा रही है एक ऐसे नहीं मिलेगी। ठीक, तो इसका मतलब वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन रहा है। अगर हम इसको, जो परावर्तित किरण एक इधर जा रही थी आगे की तरफ, इसको हम क्या बढ़ा दें, पीछे की तरफ बढ़ा दें, बढ़ा दिया। ये भी परावर्तित किरण इधर की तरफ जा रही है, हम इसको पीछे की तरफ लाइन से खींच देते हैं, डॉट डॉट देखते हैं। ठीक, और एक क्या था, यह हो गया। ठीक, और एक परावर्तित किरण इधर की तरफ जा रही है ना ऐसे। ठीक, ऐसे जा रही है, एक ऐसे जा रही है, यानी यहाँ से परावर्तित तो क्या ऐसे आ रही, इसको हम क्या कर देंगे, पीछे की तरफ बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, और एक प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद किधर जा रही, इधर जा रही है ये वाली किरण, तो इसको हम पीछे की तरफ ऐसे बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, हो गया। अब देखिए यही वस्तु था, ए भी वस्तु था, इसका प्रतिबिंब कौन होगा, यही होगा। ये क्या है, ए बी। देखिए ए वाला किरण जो इधर की तरफ जा रही है हमने पीछे बढ़ाया, यही था, ए वाला था। यह बी वाला इधर जा रहा था, हमने इसको इस तरफ बढ़ा दिया, इधर बी। ये क्या होगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब है। यानी ये देखिए प्रतिबिंब कैसा है, जितना बड़ा वस्तु था उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है, यानी बराबर है। और जितने दूरी पर था, यानी x दूरी पर यह है, तो यह कितने दूरी बनेगा, x दूरी पर ही। मान लीजिए कितने दूरी पर था, वस्तु रखी थी दर्पण से x दूरी पर, तो यह भी कितने दूरी बनेगा, x दूरी पर बनेगा। अगर यह 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ठीक, तो आपने देखा कि जो वस्तु था जितना बड़ा उतना बड़ा इसका प्रतिबिंब बनना, जितने दूरी पर दर्पण से, कितने दूरी पर, दर्पण यहाँ है, इससे दूरी वस्तु कितनी दूरी पर रखी थी x, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से कितने दूरी बना, x बना। मगर यह प्रतिबिंब जो बना है सही में बना है या बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, भाई वास्तविक तो बना नहीं है, इसको हमने पीछे डॉट डॉट खींच कर किया है, तो यह प्रतीत हो रहा है प्रतिबिंब कि ऐसा बन सकता है। इसलिए कौन सा प्रतिबिंब, आभासी। हमने कहा था आभासी होगा तो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। आप देख रहे हैं कि आभासी प्रतिबिंब है और सीधा भी है, ए बी है। ए बी उल्टा रहता तो क्या होता, ऊपर बी होता नीचे ए, ऊपर ए है नीचे बी, तो ऊपर क्या होता बी और ए, तो उल्टा हो जाता। मगर ए बी है, यहाँ भी ए बी है। इसका मतलब कैसा प्रतिबिंब है, कैसा है, सीधा। और आभासी है क्योंकि सही में मिल नहीं रहा है। ठीक, तो यहाँ समझ में आ गया। तो आपको सिद्ध हो गया कि समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु के बराबर तथा समान दूरी पर होता है। जितनी दूरी पर वस्तु रखी है दर्पण से उतनी दूरी पर प्रतिबिंब। तो पहला गुण हो गया। चलिए ठीक है, अब क्या देखेंगे, नंबर 2 गुण। और नंबर 2 हमने बता दिया है क्या, कि किसी दर्पण, कोई दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु रखी होती है, जैसे मान लीजिए यह दर्पण है, इससे दूरी पर कोई ए हो गया और बी हो गया, दूरी पर वस्तु रखी है कितने दूरी पर, 10 सेंटीमीटर। यानी दर्पण से, यह दर्पण है और यह क्या है, वस्तु है। ए बी क्या है, एक वस्तु है, कितनी दूरी पर रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो इसका प्रतिबिंब पीछे बनेगा, यानी आभासी प्रतिबिंब होगा। तो यह कितनी दूरी पर बनेगा, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। यह क्या है, प्रतिबिंब है, किस, ए और बी क्या है, प्रतिबिंब। यानी जितनी दूरी पर वस्तु रखी है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। कहाँ से, दर्पण से। तो नंबर 2 गुण हो गया। और यह वाला गुण तो इसी में बता दिए थे। चलिए नंबर 3 गुण देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, आप लिख लीजिए फिर, यदि कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसे कम से कम अपनी लंबाई के आधे लंबाई के बराबर का समतल दर्पण प्रयोग करना होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है तो उसे कम से कम अपनी लंबाई के आधे लंबाई के बराबर का समतल दर्पण प्रयोग करना होगा। अर्थात समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई या इसको क्या बोल सकते हैं, लंबाई बोल दीजिए, या तो क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई। क्या होगा, व्यक्ति की लंबाई बटे 2 होगा। इसका मतलब समझे आप, नहीं? चलिए समझाते। कह रहा है कि अगर कोई समतल दर्पण है
उस समतल दर्पण में आपको अपना पूरा बॉडी देखना है, यानी पूरा शरीर की लंबाई देखनी है, यानी पूरा चेहरा पाँव से लेकर सिर तक कि हमें उस दर्पण में दिखाई दे। तो आप क्या करना पड़ेगा, आपकी जितनी लंबाई क्या होगा, क्या करना पड़ेगा, जितनी लंबाई है किसकी, आपकी जितनी लंबाई है उसका आधा आपकी लंबाई जितनी है उसके आधे लंबाई का दर्पण प्रयोग करना होगा। अगर आपकी लंबाई मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है तो दर्पण कितना प्रयोग करेंगे, 10 सेंटीमीटर। यानी 20 सेंटीमीटर आपकी लंबाई है तो आप दर्पण का यूज कितना करेंगे, 10 सेंटीमीटर। अगर 10 सेंटीमीटर लेंगे तो आपका पूरा प्रतिबिंब उसमें देखेगा, यानी पूरा चेहरा सिर से पांव तक आप उसमें दिख जाएंगे, यही कह रहा है। इसलिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई या ऊंचाई व्यक्ति की लंबाई बटे 2 हो जाएगा। इस तरह नंबर 3 प्रॉपर्टी जान के आपको पूछ भी सकता है कि अगर एक व्यक्ति है जिसकी क्या है लंबाई कितना है, 100 मीटर है मान लीजिए, होगा नहीं मगर 100 मीटर मार रहे हैं, 100 मीटर है तो उसको दर्पण में अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कितनी लंबाई का दर्पण यूज करना पड़ेगा। तो व्यक्ति की जितनी लंबाई होगी उसका आधा 100 था, यानी 50 मीटर आधा उसका। ठीक, इस तरह कर लेंगे। नंबर 4 गुण क्या देखेंगे, यदि कोई, आप लिख लीजिए नंबर 4 प्रॉपर्टी को, यानी गुण को आप लिख लीजिए पहले। यदि कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण के सामने ठीक उतनी ही दूरी पर खड़ा है, ठीक उतनी ही दूरी पर खड़ा है जितनी कि उसकी लंबाई है, तो उस स्थिति में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की न्यूनतम लंबाई और ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। तो लिख लीजिए फिर से, यदि कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण के सामने ठीक उतनी ही दूरी पर खड़ा हो जितनी कि उसकी लंबाई है, तो इस स्थिति में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या होगा, दर्पण की न्यूनतम लंबाई या ऊंचाई बोल दीजिए, क्या हो जाएगा, व्यक्ति की लंबाई बटे 3, व्यक्ति की लंबाई या ऊंचाई बोल दीजिए बटे 3। एक में क्या था कि अगर कोई दर्पण था, कोई व्यक्ति जितना लंबा था उसका आधा लंबाई का दर्पण यूज कर लोगे तो आपका पूरा प्रतिबिंब दिख जाएगा। और दूसरी बात क्या कह रहा है, नंबर 4 जो प्रॉपर्टी है गुण की कह रहा है कि यदि कोई व्यक्ति है, समतल दर्पण है मान लीजिए, क्या है, कोई समतल दर्पण है, ठीक, और समतल दर्पण के सामने ठीक उतनी ही दूरी पर खड़ा है जितनी कि उसकी लंबाई है। मान लीजिए क्या है, या क्या है, आप हैं, इससे आपकी लंबाई कितनी है, h है, तो आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हैं, h दूरी पर खड़े हैं। भाई आपकी लंबाई मैंने मान लिया h मीटर है या सेंटीमीटर है, आपकी जितनी लंबाई है आप दर्पण से उतने ही दूरी पर खड़े हैं, तो आपको इस दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए क्या करेगा, उस लंबाई में कितना का भाग दे देंगे, 3 का, तो आपका पूरा प्रतिबिंब इसमें दिख जाएगा। अगर आपकी लंबाई h है तो आप दर्पण से कितनी दूरी पर खड़े हो, h दूरी पर, तो आपकी लंबाई बटा 3, तो आपका पूरा प्रतिबिंब इस दर्पण में दिख जाएगा। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला गुण देखते हैं क्या होगा। नंबर 5, कोई समतल दर्पण है, अगर आप इसके सामने किस वेग से दौड़ते आ रहे हैं, v वेग से, कोई समतल दर्पण के सामने अगर v वेग से दौड़ रहे हैं तो आपको प्रतिबिंब की चाल कितनी होगी, नजर आएगी, 2v। प्रतिबिंब की चाल क्या प्रतीत होगी, 2 गुनी चाल प्रतिबिंब होगी। प्रतिबिंब की चाल कितना, 2 गुना वेग प्रतीत होगा, 2 गुने वेग का। आप लिख लीजिए नंबर पहले 5 गुण आप लिख लीजिए, लिखिए। यदि कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण के सामने भी वेग से दौड़ रहा है, कितने वेग से, भी वेग से दौड़ता है, तो उसे अपने प्रतिबिंब की चाल दुगुनी प्रतीत होती है। यदि कोई व्यक्ति किसी समतल दर्पण के सामने भी वेग से दौड़ता है तो उसे अपने प्रतिबिंब की चाल 2 गुनी प्रतीत होती है। जैसे हमने कहा कि अगर कोई व्यक्ति था दर्पण के सामने भी वेग से या चाल से दौड़ रहा है तो उसको प्रतिबिंब कितना नजर आएगा, 2v। अगर कहें इस समतल दर्पण के सामने कोई व्यक्ति कितने 10 मीटर पर सेकेंड की चाल से या वेग से दौड़ रहा है तो इसको अपने प्रतिबिंब की चाल कितनी नजर आएगी, 2 गुना, यानी 20 मीटर पर सेकेंड की चाल नजर आएगी। ठीक, तो नंबर 5 आपने गुण देख लिया। चलिए अब कौन सा गुण देखेंगे, नंबर 6, समतल दर्पण का गुण नंबर 6 क्या था, आप लिख लीजिए पहले गुण। क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को लिख लीजिए।
लिख लीजिए। यदि किसी समतल दर्पण को थीटा कोण घुमा दे तो, यदि किसी समतल दर्पण को थीटा कितना थीटा कोण घुमा दे तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाएगी। यानी किसी समतल दर्पण को थीटा कोण घुमा देंगे तो परावर्तित किरण 2 थीटा यानी 2 थीटा कोण घूम जाएगी, यानी 2 गुना घूम जाएगी। मान लीजिए एक समतल दर्पण था, इसको हमने कहा कि आप क्या कर दो, ये समतल दर्पण है तो इस पर कोई आपतित किरण होगी, प्रकाश की किरण आएगी तो आपतित होगी और इससे टकरा कर क्या होगी, परावर्तित हो जाएगी। ठीक, अब इसी दर्पण को हमने कहा कि क्या कर दिया, हमने थीटा कोण घुमा दिया। ये दर्पण सीधा था, अब इसको कैसे घुमा दे रहे हैं, इसी दर्पण को हम कुछ कोण पर घुमा दे रहे। मान लो यहाँ था, यहाँ से यहाँ कर दे रहे इस दर्पण, तो क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। मान लीजिए दर्पण था, इसको हमने क्या कर दिया, कितने कोण पर घुमाया है, थीटा कोण पर। तो भाई अब कोई आपतित किरण आएगी कि नहीं, आपतित किरण आई। और मान लीजिए आपतित किरण थी, अब इस थीटा वाले कोण पर जब थीटा कोण घूम गया, ये आपतित किरण यहाँ से कोई किरण क्या होगी, परावर्तित होगी। ये पहले वाला था, ये अब वाला है। कोई किरण परावर्तित किरण होगी तो वह कितने घूम जाएगी, 2 थीटा कोण। यह परावर्तित किरण है ना, कितना कोण घूम जाएगी, 2 थीटा कोण घूम जाएगी। तो वही लिखा था कि जब यदि समतल दर्पण को आप थीटा कोण घुमा देंगे तो परावर्तित किरण 2 थीटा कोण घूम जाएगी। तो गुण नंबर 6 आपने देख लिया। अब कौन सा गुण देखेंगे, नंबर 7। क्या देखेंगे, गुण नंबर 7 किसका, समतल दर्पण का। तो आप गुण नंबर 7 में लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, किसी समतल आप पहले लिख लीजिए, किसी मोटे समतल दर्पण से किसी वस्तु के अनेक प्रतिबिंब बनते हैं। किसी मोटे समतल दर्पण से किसी वस्तु के अनेक प्रतिबिंब बनते हैं, अर्थात प्रतिबिंब की एक लंबी श्रृंखला दिखाई देती है, जिसमें द्वितीय प्रतिबिंब यानी जिसमें द्वितीय प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकीला बनता है। तो आपसे पूछ देगा कि एक समतल दर्पण था, उसमें बहुत सारे प्रतिबिंब बनते थे, कौन सा प्रतिबिंब सबसे अधिक चमकीला होगा। तो आपको याद रखना कौन सा प्रतिबिंब, द्वितीय प्रतिबिंब जो होता है सबसे अधिक चमकीला बनता है। इस तरह आप कर लेंगे। नंबर 8 नोट करिए, समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता सदैव +1 होती है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता सदैव +1 होती है। कितनी होती है, प्लस में 1 होती है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता सदैव +1 होती है। लिख लिया। चलिए देखते हैं कैसे होगी। आवर्धन क्षमता बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की लंबाई बटे क्या होगा, वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। मान लीजिए प्रतिबिंब की लंबाई को किससे लिखेंगे, आई से, और वस्तु की लंबाई को किससे लिखेंगे, ओ से। तो आप जानते हैं कि आपने देखा था समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की लंबाई होता था वस्तु की लंबाई बराबर होती थी कि नहीं। समतल दर्पण में हमने सिद्ध भी किया था कि प्रतिबिंब की लंबाई जितनी होती थी समतल दर्पण में, वस्तु की भी लंबाई उतनी, जितना आप दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं उतना ही दिखाता है ना, जितना आप देखेंगे चेहरा में उतना ही आपका चेहरा दिखाएगा। ठीक, समतल दर्पण में बड़ा दिखाएगा नहीं, ठीक, उतना ही दिखाता है। इसलिए जितनी प्रतिबिंब की लंबाई उतनी वस्तु की लंबाई, दोनों बराबर हो जाएंगे, कट कर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसीलिए समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता कितनी होती है, +1 होती है। यानी इसकी भी लंबाई आई लिख लिए, आई बराबर ओ होगा या ओ बराबर आई, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब क्या करेंगे, अगला नंबर 9 गुण। समतल दर्पण का 9वां नंबर गुण क्या होगा, लिख लीजिए। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है, लिख लिया। आर यानी क्या होगा आपका, अनंत होगा। ठीक, और नंबर 10 में चलिए, गुण नंबर, समतल दर्पण का गुण नंबर 10 क्या लिखेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या होती है, अनंत होती है। क्या होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी भी क्या होगी, अनंत होगी। ठीक भाई, जब क्या है, वक्रता त्रिज्या अनंत है यानी आर अनंत है तो फोकस दूरी अनंत होगी। क्यों, क्योंकि यह बराबर क्या होता है, r/2। तो आप रख लीजिए, फोकस दूरी हमें पता करना है और r का मान क्या होता है, अनंत। अनंत में किसी का भी भाग दो, क्योंकि अनंत बहुत बड़ी संख्या है। ठीक, तो अनंत में किसका भी भाग दोगे क्या आएगा,
अनंत ही आएगा। इसलिए समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत और फोकस दूरी भी क्या होगा, अनंत होगा। ठीक, गुण नंबर क्या लिखेंगे, 11। 11 में क्या होगा, समतल दर्पण की क्षमता, क्षमता क्या होती है, शून्य होती है। तो आप लिख लीजिए समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती है, यानी पावर, क्योंकि जानते हैं पावर बराबर क्या होता है, क्षमता बराबर 1/f। एफ क्या है, जहाँ एफ क्या है, फोकस दूरी। आपको पता है फोकस दूरी का मान क्या होता है, अनंत होता है। तो 1/अनंत, और 1/अनंत का मान क्या होगा, 0 होगा। इसलिए समतल दर्पण की क्षमता शून्य होती। कैसे होगी, क्योंकि अनंत कब आता है, जब एक में अगर 0 का भाग दोगे तो अनंत आता है, एक में अगर 0 का भाग दोगे तो जाएगा नहीं, इसलिए क्या आता है, अनंत आता है। तो आप यहाँ पर मान रख सकते हैं 1/f का मान 1/अनंत, 1/अनंत के क्या लिख सकते हो, 1/0, और भाग है, गुणा करोगे तो 0/1 हो जाएगा। तो क्या होगा, 1 गुणते 0/1, और क्या होगा 0/1, और 0 में 1 का भाग दोगे हमेशा 0 आएगा। इसलिए समतल दर्पण की क्षमता क्या होती है, शून्य होती है। वक्रता त्रिज्या अनंत और फोकस दूरी भी अनंत। ठीक, चलिए इतना गुण आपने देखा, कितना देखा, 11। आपने 11 गुण देख लिया है समतल दर्पण का। आप कौन सा देखेंगे, गुण नंबर 12। चलिए देखते हैं समतल दर्पण का 12वां गुण क्या है। क्या है, यदि दो समतल दर्पण, आप लिख लीजिए पहले इसमें, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों, दो समतल दर्पण किस कोण पर झुके हैं, थीटा कोण पर झुके हों, तो इनके बीच स्थित किसी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या के लिए, लिख लीजिए, फिर से लिख लीजिए, गुण नंबर 12 क्या लिखेंगे, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हों तो इनके बीच स्थित किसी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या के लिए, लिख लिया, संख्या के लिए। नंबर 1 इसमें लिखेंगे, अगर एक समतल दर्पण यह है, माना क्या है, एक समतल दर्पण यह है और एक समतल दर्पण यह है, यह दोनों किसी कोण पर झुके हैं। मान लीजिए किस कोण पर झुके हैं, थीटा कोण पर, थीटा कोण पर झुके हैं। तो पूछ रहा है कि इनके बीच प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक, अगर हम कहें दो समतल दर्पण हैं, किस कोण पर झुके हैं, 30 डिग्री पर, तो इनके बीच का प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, तो आप निकाल सकते हैं। लिखिए, नंबर 1 आपने लिखा है, जब क्या हो, जब 360 डिग्री बाई थीटा, यानी 360 में किसका भाग देंगे, थीटा का, यानी थीटा कुछ भी मान हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री या 30 डिग्री। जब 360 में थीटा का भाग देंगे और वो क्या आ जाए, सम होगा, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, तो प्रतिबिंब की संख्या क्या हो जाएगी, 360 बाई थीटा -1। तो प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालेंगे, 360 में थीटा का भाग देंगे और -1 कर देंगे, क्या कर देंगे, -1। तो आपको क्या ज्ञात हो जाएगा, प्रतिबिंब की संख्या। अगर आप दो समतल दर्पण होंगे और दोनों किसी कोण पर झुके होंगे, देखो एक यह है समतल दर्पण और एक यह है समतल दर्पण, दोनों किसी कोण पर झुके हैं, मान लीजिए थीटा कोण पर, तो उसमें 360 में थीटा का भाग देंगे और क्या आ जाए, सम। तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या होगा, 360 बाई थीटा -1। ठीक, अगर हम कहें जैसे अगर दो समतल दर्पण हैं, किस कोण पर झुके हैं, 60 डिग्री पर झुके हैं, तो आप बताइए इनके बीच प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। तो आप क्या करोगे, प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या करोगे, 360 बाई थीटा का मान कितना दिया है भाई, दो समतल दर्पण थे, कह रहा है दोनों किस कोण पर झुके हैं, 60 डिग्री पर, यानी थीटा का मान कितना दे दिया, थीटा का मान 60 डिग्री दे दिया। तो आपको पूछा है कि इनके बीच प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी, तो क्या करोगे, पहले चेक करोगे सम है कि विषम। अगर सम है कि विषम चेक करने के लिए क्या करोगे, थीटा का भाग दोगे, यानी 60 का भाग दोगे, कितना आ जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य 6, यानी 6 क्या है, सम है कि विषम है, सम संख्या भाई, 2 4 6 8 10 क्या होता है, सम। जो 2 से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते थे, सम, यानी 2 से विभाजित हो जाएगा, सम है। और सम के लिए क्या होता था, प्रतिबिंब की संख्या का फार्मूला 360 बाई थीटा -1। तो आप 360 बाई थीटा का भाग दोगे, 360 थीटा का मान 60 और -1 होगा, और जानते हो 360 में 60 का भाग दोगे, अभी 6 आया था, -1, यानी कितना आ गया, 5। यानी प्रतिबिंब की संख्या कितनी आ गई, कितनी आ गई, 5 आ गई। यानी प्रतिबिंबों की संख्या आपने ज्ञात कर लिया, कितना, 5। इस तरह आप जान गए। अगर सम होगा तब, नंबर 1 हमने लिखा है। नंबर 2 क्या लिखेंगे, जब 360 बाई थीटा क्या हो जाए, विषम हो जाए, तो प्रतिबिंबों की संख्या क्या हो जाएगी, तो
प्रतिबिंबों की संख्या कितना हो जाएगा 360 बाई थीटा। अगर सम था तो 360 बाई थीटा -1 था प्रतिबिंब की संख्या। अगर मान लीजिए क्या है, दो समतल दर्पण, एक यह समतल दर्पण है और एक यह समतल दर्पण है, दोनों किस कोण पर झुके हैं, थीटा पर। अगर हम चेक करेंगे कि आपको पूछ लिया कि दो समतल दर्पण हैं और दोनों किस कोण पर झुके हैं, थीटा कोण पर झुके हैं। आपसे पूछ लिया कि बताइए इनके बीच प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, पहले चेक करोगे सम है कि विषम। उसके लिए क्या करोगे, 360 में किसका भाग दोगे, थीटा का। अगर यह सम आ गया तो 360 बाई थीटा -1, अगर यह विषम हो गया तो 360 बाई थीटा। ठीक, तो इस तरह आप प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। बताइए कर सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं ना। ठीक है, तो आप कर लेंगे। ठीक है, अगर चेक कर लेंगे सम और विषम, अब कर लेंगे। नंबर 3 क्या होगा कि जब 360 बाई थीटा क्या आ जाए, 360 बाई थीटा क्या आ जाए, एक दशमलव संख्या हो, एक दशमलव संख्या। अगर थीटा का मान कुछ डिग्री दिया है, अगर 360 में आप थीटा का भाग दोगे क्या आ गया, दशमलव में, तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अगला पूर्णांक, अगला पूर्णांक। मान लो प्रतिबिंब की संख्या को हम किससे लिख रहे हैं, n से, तो क्या हो जाएगा अगला पूर्णांक। जैसे अभी दिखाते हैं, दिया है कि एक समतल दर्पण है और एक समतल दर्पण और है, दोनों किस कोण पर झुके हैं, मान लीजिए 50 डिग्री पर, यानी थीटा का मान कितना दे दिया आपको, 50 डिग्री। तो आप क्या करोगे, चेक करोगे सम है कि विषम है कि दशमलव है, सम है या विषम हो गया, या तो दशमलव में आएगा। अगर 50 का भाग दोगे कितना आएगा, 0 से 0 कट गया, 5 7 35, दशमलव लगा देंगे 10, 1 बचा 10।